चलिए प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? सब लोग एक बार लिंक को शेयर कर दें। जितने भी पेड ग्रुप वाले बच्चे हैं उन सब के पास, सभी के पास लिंक होनी चाहिए ताकि हम लोग अपना काम आसानी से कर सकें। ठीक है, जल्दी से एक बार लिंक को शेयर करें आप सब लोग। चलिए, यदि मान लीजिए हमारी आवाज आप सबको अच्छे से नहीं सुनाई देती है तो आप लोग अपने पास हेडफोन लगा लीजिएगा। मैं 1 मिनट में माइक लगा लेता हूं। चलिए बच्चों, अब आप सबको हमारी आवाज क्लियर आ रही होगी। आ जाइए सभी बच्चे, जल्दी से जुड़ जाएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ण और वर्णमाला। वर्ण एवं वर्णमाला। एक्चुअली हम लोग अब सही से हिंदी पढ़ना शुरू किए हैं, है ना। अब हम लोग सही से हिंदी पढ़ना शुरू किए हैं। व्याकरण का शुरुआत यहीं से होती है। हम लोग अपने क्लासेस में भी व्याकरण की शुरुआत यहीं से करते हैं। ठीक है, जैसे ही अगर हमने व्याकरण कहा तो 2 बातें आती हैं। एक तो व्याकरण और दूसरी बात आती है भाषा की। तो यदि हम व्याकरण की बात करें तो व्याकरण जो है वो वी धन आ धन करण, ये 3 शब्दों से बना है। अब अगर इसमें हम वी और आ के बारे में बात करें तो ये आ और वी ये दोनों उपसर्ग है। दोनों क्या है? उपसर्ग है। दोनों के दोनों भैया उपसर्ग है। ठीक है, और ये जो करण है यही आपका मूल शब्द है। तो यदि कोई बोले कि व्याकरण किन शब्दों से मिलकर बना है तो आप बनाएंगे वी धन आ धन कर्ण। वी और आ इसमें आपका उपसर्ग है, कर्ण आपका मूल शब्द है। इस प्रकार से जुड़ के ये बना है। अगली बात आती है भाषा। तो भाषा जो है वो संस्कृत के भाष शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है, इसका अर्थ होता है बोलना। अब बात आती है हिंदी की। किसकी बात आती है भैया? हिंदी की बात आती है। लाइट सही हो गई। अब बात आती है हिंदी की। तो हिंदी स्वतः अपने आप में हिंदी भाषा का शब्द नहीं। हिंदी स्वतः अपने आप में हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। हिंदी खुद फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। इसे आप सब विशेष तौर पर याद करिएगा। एक चीज और याद रखिएगा। क्या याद करेंगे? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो आप लोग बताएंगे प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र ने ये नारा दिया था। तो आपके परीक्षा में प्रश्न पूछता है व्याकरण किस उपसर्ग से मिलकर बना है? तो ये वी और आ उपसर्ग से मिलकर बना है। भाषा किस शब्द से बना है? तो भाषा जो है वो संस्कृत के भाष शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है बोलना। इसका अर्थ क्या होता है? बोलना। याद रखिएगा। तीसरा, हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी खुद अपने आप में फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो ये दिए थे प्रताप नारायण मिश्र। यहां से आपका 3 से 4 प्रश्न बन के तैयार होता है। ठीक है,
अब हम लोग मूल रूप से बात करेंगे वर्ण और वर्णमाला की। इसे आप लोग एक बार नोट करें। नोट करने या स्क्रीनशॉट लेने का मैं पूरा समय देता हूं। आप लोग देखे होंगे कि मैंने नोट्स भी तैयार करके आपको दे दिया है पीडीएफ की। अभी हम लोगों ने जो रस खत्म किया था उसकी पीडीएफ आप सबको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया था टेलीग्राम चैनल के, वहां से आप लोगों ने डाउनलोड कर ही लिया होगा। तो यदि वहां से आप लोग डाउनलोड कर लिए हैं तो उसे आप देख लीजिए। अगली जितने भी पेड कोर्स वाले बच्चे हैं उनको जो भी मिलेगी नोट्स वो सब फ्री में मिलेगी। जो अनपेड वाले बच्चे नोट्स चाहते हैं, जैसे जो बच्चे हैं जो हमारे पेड कोर्स में नहीं पढ़ रहे हैं और वो हमारे नोट्स चाहते हैं, हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, तो वो हमसे उसका पेमेंट करके ले सकते हैं। उस पेमेंट की पूरी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी ही गई थी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब बात आती है ये वर्ण क्या है, फिर बात आएगी वर्णमाला क्या है, वर्ण क्या है, और फिर बात आएगी वर्णमाला क्या है। तो एक एक चीजों के बारे में हम लोग सीखते हुए चलेंगे। यदि हम लोगों से कोई प्रश्न पूछे हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। मूल रूप से कितने होते हैं? 33 होते हैं। वैसे कितने होते हैं? तो 39 होते हैं। इस प्रकार से बात करेंगे। स्वर और व्यंजन क्या क्या है, इन्हीं स्वर और व्यंजन की घटना को ही पूरा वर्ण और वर्णमाला में पढ़ा जाता है। ठीक है, वर्ण और वर्णमाला में इन्हीं स्वर और व्यंजनों की ही पूरी घटना को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। हमने कहा कि इसमें वर्ण क्या है, पहले इसे जानते हैं, फिर वर्णमाला क्या है उसे जानते हैं। ठीक है, ठीक, तो वर्ण क्या है जरा उसे हम लोग देखते हैं। वर्ण यदि हम कहें तो नाम से ही सबसे पता चलता है कि ये सबसे छोटी इकाई हो गई। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है। या हम ऐसे कर सकते हैं कि ध्वनि चिन्हों को प्रदर्शित करने वाला जो चिन्ह होता है या ध्वनियों को प्रदर्शित करने वाला जो चिन्ह होता है उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। एक बार मैं फिर से कहता हूं, हिंदी भाषा में ध्वनियों को प्रदर्शित करने वाला जो चिन्ह होता है उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। बात समझ में आ रही है? आइए एक बार इसकी परिभाषा को लिखता हूं। क्या कहा हमने? ध्वनि, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। या इसी चीज को ऐसा भी कह सकते हैं, ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई है, भाषा की लघुत्तम इकाई है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ कहेंगे इन्हीं ध्वनियों को प्रदर्शित करने वाले, इन्हीं ध्वनियों को प्रदर्शित करने वाले, इन्हीं ध्वनियों को प्रदर्शित करने वाले चिन्हों को वर्ण कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा कि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इन्हीं ध्वनियों को प्रदर्शित करने वाले जो शब्द होते हैं, इन्हीं ध्वनियों को जो प्रदर्शित करने वाले जो चिन्ह होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। अब बात आती है वर्ण और कैसे पहचाने। तो जैसे हमने एक शब्द लिखा, हमने शब्द लिखा राजन। क्या शब्द लिखा? राजन। यदि इस राजन को देखें
तो ये राजन कैसे बन सकता है? दो तरीके से। एक तो हम ऐसे कहेंगे रा प्लस ज प्लस न, ये मिल करके राजन बना है। या हम एक ऐसे कह सकते हैं इस तरीके से। अब हमको बात करनी है इसमें वर्ण कितने हैं, वर्ण कितने हैं। तो यदि हम इसमें से इनके इन चिन्हों को अलग कर लें तो 1 2 3 ये अक्षर है। ये क्या है? अक्षर है। अर्थात इसमें कितने अक्षर हैं? तो आप कहेंगे 3 अक्षर हैं। इसमें कितने अक्षर हैं? तो आप कहेंगे 3 अक्षर हैं। ठीक है। अगर हम कहें राजन में कितने अक्षर हैं तो आप कहेंगे 3 अक्षर हैं। परंतु यदि मैं कहूं राजन में कितने वर्ण हैं तब आप 3 वर्ण नहीं कह सकते। राजन में कितने वर्ण हैं तब आप 3 वर्ण नहीं कह सकते। तब क्या कहेंगे? यहां पर वर्णों को गिने 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसमें अगर मैं कहूं तो कुल कितने वर्ण हैं तो आप कहेंगे 6 वर्ण हैं। बात शायद आपको धीरे धीरे समझ में आने लगी होगी कि राजन में कितने अक्षर हैं तो आप कहेंगे 3। यदि मैं कहूं वर्ण कितने हैं तो आप कहेंगे 6। ठीक है। एक उदाहरण के लिए एक शब्द मैं और लेता हूं। मैंने एक शब्द लिया आशीष, शब्द लिया आशीष। इसे भी बनाते हैं तो आशीष बनाएंगे तो एक तो बनेगा आ प्लस शी प्लस श और एक बनेगा आ प्लस श प्लस ई प्लस श प्लस अ। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम इसमें से अक्षर गिने तो अक्षर आप कहेंगे कितने हैं तो आप कहेंगे सर इसमें भी 3 अक्षर हैं। इसमें भी कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। यदि हम वर्ण गिने तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5। वर्णों की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे सर इसमें 5 वर्ण है। क्या इतनी बात आप सबको समझ में आई? अभी हमने केवल सीखा वर्ण क्या होते हैं और अक्षर क्या होते हैं। मतलब यदि मैं कहूं तो वर्णों से बड़ी इकाई अक्षर होता है, वर्णों से बड़ी इकाई अक्षर होता है, अक्षरों से बड़ी इकाई शब्द होते हैं, शब्दों से बड़ी इकाई पदबंध होते हैं, पदबंधों से बड़ी इकाई उपवाक्य होते हैं और सबसे सार्थक इकाई जो होती है या बड़ी इकाई जो होती है उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। तो एक चीज हमको और सीखने में आया कि भाषा की जो सार्थक इकाई होती है उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। तो यहां पर मैं आपका लिखने की, पहले आप इसे नोट करें, पहले एक बार इसे आप लोग नोट कर लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कर लें। आइए, तो हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया? वर्ण सीखा। अब एक बात आपको यहीं पे मुझे और बतानी है कि भाषा की जो सार्थक इकाई है वो क्या है। तो आप कहेंगे कि भाषा की जो सार्थक इकाई है वो वाक्य है। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। आप ऐसा कहेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होते हैं।
वाक्य होता है। अर्थात एक बात आपको समझ में आई होगी कि यदि किसी भाषा को बोलना है तो इसका मतलब उसमें वाक्य होना चाहिए। यदि वाक्य नहीं है तो वो किसी भी प्रकार की भाषा को जन्म नहीं दे सकता। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब बात आती है सर यदि वाक्य है तो आपने वर्ण और वाक्य में रिलेशन बताइए। तो सर वाक्य जो है वो भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। वाक्य जो है वो बड़ी इकाई है। अब वाक्य से छोटा जो होता है वो उपवाक्य होता है। वाक्य से जो छोटा होता है उसे हम लोग उपवाक्य कहते हैं, और उपवाक्य से जो छोटा होता है उसे हम पदबंध कहते हैं। और पदबंध से जो छोटा होता है उसे हम पद या आप अपनी भाषा में शब्द कह सकते हैं। ठीक है, और जो शब्द से छोटा होता है उसे हम लोग अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। और जो अक्षर से छोटा होता है उसी को हम लोग वर्ण कहते हैं। बात समझ में आई? इसका मतलब हमको ये समझ में आया कि वाक्य जो है वो भाषा की सबसे बड़ी इकाई अगर है तो जो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई भी होगी। आई बात समझ में? वाक्य यदि भाषा की सबसे बड़ी इकाई है तो जो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी। इतनी बात आपको याद रखना पड़ेगा। इसका मतलब यदि हम लोग इसे देखें तो वर्णों के समूह से अक्षर बनता है, अक्षरों के समूह से शब्द बनता है, शब्दों के समूह से पदबंध बनता है, पदबंधों के समूह से उपवाक्य बनता है, या शब्दों के समूह से भी उपवाक्य बनता है, या हम कहें तो शब्दों के समूह से वाक्य बनता है। इतनी परिभाषा यहाँ पर क्लियर हो गई। यदि कोई पूछे अक्षर क्या है तो आप कहेंगे वर्णों का समूह। जैसे हमने लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? जैसे हमने लिखा पूनम। क्या लिखा? पूनम। तो ये पूनम क्या है? ये एक पद है। पूनम क्या है? एक पद है। पूनम क्या है? एक पद है। पद है बोले तो शब्द है। ठीक है, क्या है भैया? एक शब्द है। यदि मैं पूछूं कि क्या इस शब्द में अक्षरों का समूह हुआ है क्या? अक्षरों का समूह हुआ है क्या? तो आप कहोगे हाँ सर अक्षरों का समूह हुआ है। मैं बोलूं किस किस अक्षर का समूह हुआ है तो आप कहेंगे पू, न और म का। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? यदि मैं कहूं कि ये अक्षरों का समूह है तो क्या इस अक्षरों को समूह को बनाने के लिए वर्ण जरूरत पड़े होंगे क्या? आप कहोगे हाँ सर वर्ण की जरूरत पड़ी थी। अब मैं कहूं कि क्या इन वर्णों से जब ये अक्षर बने हैं तो क्या वर्णों का समूह होगा क्या? तो आप कहोगे हाँ जी सर होना चाहिए, वर्णों का समूह बिल्कुल होना चाहिए। तो यदि हम वर्णों के समूह की चर्चा करें तो आप यहाँ से हमारे लिए कहेंगे पू में दो वर्ण मिले हुए हैं, एक प और एक स्वर है उ। और न में यदि हम देखें तो एक है न और एक है ओ। ऐसे ही यदि हम म में बात करें तो आप कहेंगे म और अ। तो यदि हम वर्णों की बात करें तो दो, दो चार, दो छह यहाँ पर वर्ण हुए और 3 यहाँ पर क्या हुए? अक्षर हुए। क्या इतनी बात आप सबको समझ में आई? हमने क्या कहा? वर्ण क्या है तो आप कहेंगे ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और इन्हीं ध्वनियों को प्रदर्शित करने वाले जो चिन्ह होते हैं उन्हीं को हम लोग वर्ण कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद हमने देखा कि भाषा की जो सार्थक इकाई है वो वाक्य होती है, और वाक्य से जो छोटा होता है वो उपवाक्य है, उपवाक्य से छोटा पदबंध होता है, पदबंध से छोटा शब्द होते हैं, शब्दों से छोटे अक्षर होते हैं, और अक्षर से छोटे क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। आई इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या? तो हमने देखा कि पूनम जो है वो एक पद है या शब्द है। जो शब्द होगा वो अक्षरों का क्या होगा? समूह होगा। ये जो होगा अक्षरों का क्या होगा? समूह होगा। और अगर ये अक्षरों का समूह है तो हमने देखा कि 3 अक्षर मिल करके ये अक्षरों का समूह बना रहे थे। अगर हमने कहा ये अक्षर है तो इसमें पक्का है कि वर्ण होंगे और ये वर्णों का समूह बना रहा होगा। अगर ये वर्णों का समूह बना रहा है, अगर ये वर्णों का समूह बना रहा है तभी जा करके ये हमारा अक्षर बना पाएगा। तो वर्णों के समूह में हमने देखा तो पूनम में हमको 6 वर्णों का समूह मिला। इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या?
अगर इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई तो एक बार सभी बच्चे मुझे बताएं कि उनको समझ में आ गया, जल्दी बताएं। इसे आप लोग लिख भी लिए होंगे आई होप। मैं जब भी पढ़ाते पढ़ाते बगल हो जाया करो तो आप लोग लिख भी लिया करो और मेरी बातों को हेडफोन लगा करके ध्यान से सुनते रहा करो, ठीक है सर। आइए अब बात होती है वर्ण के बारे में। अभी हम लोगों ने सीखा, अब वर्ण के बारे में जब सीख लिया तो अगला बात होगी हमारी कि सर वर्ण जो होता है वह, तो आपने बता दिया, तो अब हमें बताइए वर्णमाला क्या होती है। तो वर्णमाला जैसे हम लोगों ने अक्षर सीखा, शब्द सीखा, वैसे ही वर्णमाला भी सीखेंगे। यदि हम माला की बात आपसे करें तो आप कहोगे सर माला तो फूलों का होता है, तो बिल्कुल सही, माला जो फूलों की होती है उसमें जो फूल होते हैं उन्हें एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। तो फूलों के व्यवस्थित क्रम में रखने को ही हम लोग फूलों की माला कहते हैं, फूलों की माला कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमको जो बनाना है वो वर्णों की माला बनानी है। किसकी माला बनानी है भैया? वर्णों की माला बनानी है। तो यदि हम वर्णों को उचित क्रम में रख दें तो वर्णमाला बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वर्णमाला बन जाएगी। तो वर्णमाला क्या होगी? वर्णों को व्यवस्थित क्रम में रखने ही क्या कहलाता है? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को या व्यवस्थित समूह, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। अब आप वर्णमाला जब देखेंगे तो वर्णमाला में जो भी वर्ण हैं उन वर्णों के दो प्रकार होते हैं, उन वर्णों के दो प्रकार होते हैं। तो यदि कभी आपसे पूछे वर्णों के कितने भेद होते हैं, वर्णों के भेद, कोई आपसे पूछे वर्णों के कितने भेद होते हैं तो आप बताएंगे वर्णों के दो भेद होते हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला कौन होता है सर? तो पहला होता है स्वर और दूसरा कौन होता है? व्यंजन। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन, ठीक है। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तो वर्णमाला में यदि आपसे पूछे वर्णों की कुल संख्या, अभी एक एक चीजों के बारे में हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। यदि मैं पूछूं वर्णमाला के भेद, तो वर्णों के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन, ठीक है। तो स्वर किसे कहते हैं? पहले परिभाषा समझते हैं। स्वर किसे, देखिए बहुत अधिक परिभाषाओं के चक्कर में आप लोग ना पड़िएगा, परिभाषा याद हो रही नहीं, बस उसे डिजिटली समझ लीजिएगा। समझ लेंगे तो बस उसे आराम से आप जान जाएंगे, ठीक है। तो स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ठीक है। ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते वक्त हमारे मुख से निकलने वाली वायु कहीं भी फंसती नहीं है, अवरुद्ध नहीं होती है, उसी को हम लोग स्वर कहते हैं। फिर से एक बार मैं बोलता हूं, स्वर क्या है? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली वायु मुख के अंदर कहीं भी अवरुद्ध नहीं होती है, स्वर कहलाते हैं। या इसीलिए हम इन्हें कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण जिसे हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं वर्ण स्वर कहलाते हैं। क्लियर है? ऐसे वर्ण जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं स्वर कहलाते हैं। क्लियर हुई बात हमारी? आइए जरा देखते हैं स्वर कौन कौन से। यदि स्वरों की हम लोग गणना करें तो स्वर हमारे हिंदी में कुल 11 होते हैं।
लूसेंट नाम की एक किताब है, लूसेंट नाम की एक किताब है जिसे बच्चे बहुत विश्वास के साथ पढ़ते हैं, उसमें उन्होंने 13 लिख दिया है। वह बात गलत है। 13 नहीं होते हैं, 11 होते हैं। आप लोग 11 ही समझिएगा। कभी हो सकता है उनके दिमाग में कुछ और बात रही होगी, लिख दिया उन्होंने, तो वो बात गलत है। आप केवल और केवल 11 मानिएगा। तो स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। कौन होती है? अ, आ, इ, ई, उ, ए, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11, यही 11 हमारे स्वर हैं जो लूसेंट की किताब है उसमें महोदय ने अयोगवाह को भी स्वरों की गणना में देख लिया है। तो वह बात गलत है। अयोगवाह स्वर की गणना में नहीं आते हैं। ठीक है। आइए, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, इसका उच्चारण भी बिल्कुल सही होना चाहिए। यदि आप उच्चारण नहीं कर पाएंगे तो बात गलत हो जाएगी। याद रखें इस सब बातों को। यदि आप इनका उच्चारण नहीं कर पाएंगे तो बात गलत हो जाएगी। परीक्षा में एक बात और पूछता है, स्वर कितने हैं? तो आप बता देते हैं 11 स्वर हैं। कभी कभी आपसे मात्रा भी पूछता है कि कितनी मात्राएं होती हैं। तो यदि हम स्वरों की बात करें तो 11 होते हैं, लेकिन यदि हम मात्राओं की बात करें, स्वरों की बात करें तो स्वर तो 11 होते हैं। यदि मात्राओं की बात करें तो मात्राएं केवल 10 होती हैं। कौन? अ की मात्रा तो होती ही नहीं है। आ की मात्रा एक खड़ी पाई, ई की मात्रा पीछे पाए ऊपर उड़ाई, बड़ी की मात्रा आगे पाए ऊपर उड़ाई, ऊ की मात्रा बाएं टांग तोड़, बड़ा ऊ की मात्रा दाहिने टांग तोड़, री की मात्रा टेढ़ा, ये टेढ़ा है जो नीचे लगा रहता है ना, जैसे कृपा में, कृतज्ञ में। ठीक है। ए की मात्रा ऊपर एक तिरछी पाई, आई की मात्रा ऊपर 2 तिरछी पाई, ओ की मात्रा ऊपर एक तिरछी पाई सामने एक खड़ी पाई, औ की मात्रा ऊपर 2 तिरछी पाई सामने एक खड़ी पाई। तो इस प्रकार से 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 मात्राएं कितनी हुई? 10। मात्राएं कितनी हुई? 10। स्वर कितने हुए? तो आप कहेंगे कितने होंगे? 11। स्वर 11, मात्राएं 10। इतनी प्रकार आप लोग समझ गए। अभी बाद में मैं स्वरों के प्रकार को भी बांटूंगा तो उसमें भी आपको बताऊंगा। अब बात आती है व्यंजन की। तो व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है। ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम लोग व्यंजन कहते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। इतनी बात आप सबको समझ में आ रही है। यदि आपसे व्यंजन पूछा जाए कि कितने प्रकार के होते हैं तो अलग अलग तरीके से इन व्यंजनों का भी विभाजन किया गया है। लेकिन अभी हम सबको थोड़ी सी बात सीखनी है, कौन कौन से व्यंजन हैं। तो कौन कौन से व्यंजन हैं उसे मैं आपके सामने लिखता हूं। को, खो, गो, घो, ङो, है ना। को, खो, गो, घो, इसे आंगा नहीं पढ़ेंगे, नासिक की ध्वनि पढ़ेंगे, ङो, 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 ङो। ठीक है। अगला च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, छ,
ज्ञ, एक यहीं पर ड़ और ढ़ और श्र भी लिख देता हूं। ये हमारे सभी व्यंजन वर्ण हैं। इतने प्रकार के व्यंजन वर्णों का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो यदि अब यहाँ पर स्वरों के प्रकार, व्यंजनों के प्रकार देखें तो इनका भी अलग अलग विभाजन होता है। इसे एक बार आप लोग लिख लें, फिर हम काम को आगे बढ़ाते हैं। यदि कभी भी वर्णमाला में पूछे क्या होते हैं तो आप कहेंगे वर्ण होते हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं तो वर्णों के 2 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। कुल कितने स्वर होते हैं आप कहेंगे 11, लेकिन कहीं कितनी मात्राएं होती हैं आप कहेंगे 10। क्यों होती हैं? अ की मात्रा कुछ नहीं होती। व्यंजन पूछे तो ऐसे वर्ण जो स्वतः न बोले जाकर के व्यंजनों की स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कितने हैं? ये हैं आपके। ठीक है, अब अभी बात करेंगे कि कुल व्यंजन कितने हैं, मूल व्यंजन कितने हैं। तो यदि हम लोग मूल रूप से बात करें तो मूल रूप से कुल व्यंजनों की संख्या जो है वो मूल व्यंजन जो है हमारे पास, मूल व्यंजन जो हमारे पास है उनकी संख्या है 33। मूल व्यंजन कितने हैं? 33। यदि आपसे कुल व्यंजन की बात करें, कुल व्यंजन की बात करें, कुल व्यंजन की बात करें तो ये संख्या हो जाती है 39। ठीक है, कुल वर्णों की बात करें, कुल वर्णों की बात करें तो कुल वर्णों की संख्या हो जाती है कितनी? 52। मूल वर्णों की बात करें, मूल वर्णों की बात करें तो मूल वर्णों की संख्या हो जाती है 44। ठीक है, इतनी बातें आप लोग लिख लें, फिर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग लिखें। हो गया भाई? कल आप सबकी क्लास नहीं चल पाई थी तो हमने रस का आप सबको प्रैक्टिस सेट सेंड कर दिया था, फिर से उसे आप लोग कर भी लिए होंगे। ठीक है, अब आइए स्वरों के विभाजन की तरफ बढ़ते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इन सभी से प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग इसे बड़े होशो हवास में पढ़िएगा, ताकि इससे और ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जहां पर इस वर्ण और वर्णमाला टॉपिक से परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाते। अर्थात चाहे छोटी परीक्षा दीजिए, चाहे आप बड़ी परीक्षा दीजिए, वर्ण और वर्णमाला से 2-3 प्रश्न पूछना संभव ही है, आवश्यक है और पूछा भी जाता है। तो इस चीज को आप लोग विशेष तौर पे याद रखें कि इसे खूब अच्छे से रिवाइज करते चलें, और हमारे नोट्स के चक्कर में आप न रहें कि मैं आपको नोट्स बना के दूंगा। आप अपनी नोट्स स्वयं बनाएं। जब आप अपने नोट्स स्वयं बनाएंगे तब आपको और उसका अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें कि स्वयं से नोट्स बनाएं। क्योंकि जब आप नोट्स पाते हैं तो उसे जाहिर सी बात है बहुत अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तो इसलिए आप अपने नोट्स स्वयं तैयार करें जिससे आप उसे बेहतरीन तरीके से पढ़ें।
और एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को जितनी बार आपको मन हो देख सकते हैं, पर उससे समय जाएगा। तो आप वीडियो को एक बार देखें, उसके बाद आप अपने नोट्स का रिवाइज करें, ठीक है। देखिए, पहला स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन, यदि हम मुख्य रूप से सोचें तो स्वरों को तीन प्रकार से बांटा गया है। स्वरों को तीन प्रकार से बांटा गया है। किसके आधार पर? उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर अगर हम बात करें तो ये तीन प्रकार का होगा। एक होगा ह्रस्व, एक होगा दीर्घ, और एक होगा प्लुत, ठीक है। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ठीक है। या इसी को कभी कभी मात्रा के आधार पर भी कहा जा सकता है। उच्चारण काल के आधार पर, या आप इसी को कह सकते हैं मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर, ठीक है। उच्चारण काल के आधार पर या मात्रा के आधार पर। ह्रस्व वर्ण वो वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें हम कहते हैं ह्रस्व वर्ण। क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर वर्ण कहेंगे। क्या कहा? फिर से बोलिए हमारे साथ एक बार। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लगता है ह्रस्व वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ऐसे स्वर वर्ण ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय लगता है, कम समय लगता है, उन्हें क्या कहेंगे? ह्रस्व वर्ण कहेंगे। ये कौन कौन से हैं जरा देख लेते हैं। ये कौन कौन से हैं? ओ, ई, ओ और रे। आप जरा बोल करके देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि कम समय लग रहा है। ओ, ई, ओ, रे, ठीक है। तो ये जो अयूरी है ये आपका कम समय लेता है उच्चारण करने में। अब अगर हम बात करें इनकी मात्राओं की, तो इन सभी की मात्राएं एक एक मात्रा होती है। इनकी एक एक मात्राएं होती हैं, ठीक है। एक एक मात्रा होती है। दूसरा, दीर्घ की बात करें तो यहीं पे हम लोग कहेंगे ऐसे स्वर वर्ण, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है। ह्रस्व से अधिक समय लगता है, इसे उच्चारण काल कहा जाता है। किसी एक वर्ण को बोलने में लिया गया समय उच्चारण काल कहलाता है, ठीक है। किसी भी वर्ण को बोलने में जो समय लगता है उसे हम लोग उच्चारण काल कहते हैं। ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? दीर्घ। तो आपको कुल मिला के 11 स्वर बनाया था, 4 ये हो गए। इसका मतलब आपके पास अभी 7 और बचे हैं। कितने और बचे हैं? 7। कौन कौन? अ का बड़ा आ, ई का बड़ा ई, ऊ का बड़ा ऊ, री का तो बड़ा होता है लेकिन यहां पर मान्यता नहीं है। अगला कौन है? ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। 2 2 4 3 7 4 11, आपके 11 हो गए। अब जब ये इससे अधिक समय लेता है तो इसकी मात्राएं भी अधिक होंगी,
तो इनकी जो मात्राएं होती हैं वो दो दो मात्रा होती है। इनकी कितनी मात्रा होती है? दो दो मात्रा होती है। मतलब जो दीर्घ होते हैं उनकी मात्राओं की संख्या कितनी है? तो उनकी दो दो मात्राएं होती हैं। कौन कौन दीर्घ स्वर हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, इसे आप लोग याद रखें। जब आप अ को बोलेंगे देखेंगे कम समय लगेगा ओ, और आ बोलिए आ, अधिक समय लगा। इसका मतलब इससे दुगुना समय ये ले रहा है। अब अगली बात, प्लुत क्या होते हैं? प्लुत क्या होते हैं जरा देखें। जो दीर्घ से ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में दीर्घ से अधिक समय लगे, दीर्घ से अधिक समय लगे, दीर्घ से अधिक समय लगे, उसी को हम लोग प्लुत कहते हैं। ठीक है, तो प्लुत जो होता है वो कुछ ऐसा बनता है। प्लुत जो होता है वो कुछ ऐसा इस के तरीके से बनता है। अगर हम बात करें इसकी मात्राओं की तो इसके लिए 3 मात्राएं होती हैं, 3 मात्राएं। ठीक है, इसे 3 मात्राएं दी जाती हैं। तो ये हमारा एक प्रकार से विभाजन हुआ। एक प्रकार से विभाजन क्या है कि उच्चारण काल के आधार पर या मात्रा के आधार पर इन्हें हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। कभी कभी मात्रा के आधार पर पूछता है तो कहता है 1 मात्रा, 2 मात्रा और 3 मात्रा के आधार पर। आप इसे बिल्कुल समझे चलिएगा। अब एक प्रश्न बन सकता है कि ह्रस्व वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप मुझे गिन कर बता दीजिए 1, 2, 3, 4। तो ह्रस्व वर्णों की संख्या कितनी हुई? 4। अगर आपसे पूछे दीर्घ वर्णों की संख्या कितनी है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो दीर्घ वर्णों की संख्या जो होती है वो होती है 7। प्लुत के बारे में पूछे तो प्लुत एक ही है और इनकी संख्या होती है 1। आई बात समझ में? आई होप कि इतनी बात आप सबको बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज का ये जो लेक्चर है हम यहीं तक रखेंगे। अगले लेक्चर में आपको इसके आगे स्वरों का विभाजन, व्यंजनों का विभाजन, इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी ग्रहण करेंगे। ठीक है, चलिए मित्रों आज यहीं तक रखते हैं। आप लोग अध्ययन करते रहिए, सीखते रहिए। कल हम लोग फिर से इसके आगे वाले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आइए तब तक मिलते हैं गणित के पीरियड में। थैंक यू।